गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू फार्मर्स लव। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जनरल क्लास हमारी हो गई है। आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये है अपने जेनेटिक्स का सिलेबस, जिसमें टोटल टॉपिक है अपने 32। टॉपिक फर्स्ट, प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। ये टॉपिक क्या है? प्री एंड पोस्ट मतलब मेंडल से जो पहले आए, मेंडल के जो बाद आए। प्री एंड पोस्ट मेंडल का जो सिद्धांत है ना, वो इसमें शामिल नहीं होता। प्री एंड पोस्ट मतलब जो मेंडल से पहले कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बताया, मेंडल के बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया, ये है इस टॉपिक का। प्री मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। प्री मेंडेलियन मतलब मेंडल से जो पहले आ गए ना, उन्होंने क्या बताया, वो है मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रेड्स के स्थानांतरण को समझाने की कोशिश की। ट्रेड्स क्या होते हैं? लक्षण। पेरेंट्स से प्रोजेनी में लक्षण कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सब समझाने की कोशिश की। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि जब पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो लक्षण होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं ना, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो इन्होंने इस बेस पे हेरिडिटी को ब्लाइंड बता दिया। अब इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे, टोटल 5 कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है अपने। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस और जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये टोटल 5 थ्योरी है जो प्री फॉर्मेशन है, मतलब मेंडल से पहले दी। प्री फॉर्मेशन सॉरी, मेंडल से पहले दी गई है। ये 5 थ्योरी को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ये थ्योरी स्वेर्मेडम और बोनेट ने प्रस्तावित की थी। ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के अनुसार एक मिनिएचर ह्यूमन होता है ना, जिसे होमनक्यूलस कहते हैं, पहले से ही अंडे और शुक्राणु में प्रेजेंट होता है। जो युग्मनज का गठन होता है ना, उसके बाद विकसित होकर एक मानव बनता है। अर्थात इसकी ग्रोथ को इंड्यूस, इसकी ग्रोथ होती है ना, उसको प्रेरित करने के लिए क्या आवश्यक है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रोसेस है ना, वो अनिवार्य है। इन्होंने कहा होमनकुलस के रूप में जो मानव होता है ना, वो पहले से एग और स्पर्म में प्रेजेंट होता है। जब निषेचन होता है ना, उसके बाद ये एक विकसित होकर एक बड़ा मानव बनता है। इस सिद्धांत को जल्दी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था। फिर सेकंड है अपना थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये सिद्धांत वोल्फ ने प्रस्तावित किया था। ये सिद्धांत बताता है कि एग और स्पर्म है ना, उसमें कोई अपना मिनिएचर ह्यूमन नहीं होता, मतलब छोटे रूप में कोई मानव प्रेजेंट नहीं होता। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में अविभाजित होते हैं। बाद में क्या होता है, युग्मन से निषेचन के बाद ही विभिन्न अंगों में विभेदन होता है। पहले क्या होता है, जो एग और स्पर्म होता है ना, अंडा और शुक्राणु जो होते हैं ना, पहले अविभाजित होते हैं। जैसे ही निषेचन की प्रोसेस होती है ना, उसके बाद ये इनमें विभेदन होता है, फिर ना विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और एक मानव बनता है। इस अवधारणा को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया गया। इस अवधारणा को ना सभी लोगों ने, मतलब मोस्टली लोगों ने इसको स्वीकार किया था। इसमें क्या होता है, जाइगोट होता है आफ्टर फॉर्मेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, उसके बाद सेल में जब विभेदन होता है ना, तो टिश्यू और टिश्यू में विभेदन के बाद अपने ऑर्गन का विकास होता है। अपनी थर्ड थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये थ्योरी लेमार्क द्वारा दी गई। लेमार्क क्या बताता है, लेमार्क कहता है कि सिद्धांत के अनुसार एक बार किसी व्यक्ति द्वारा कोई नया कैरेक्टर एक्वायर्ड कर लिया गया। ऐसा बताता है कि कोई व्यक्ति है ना, उसने वातावरण से कोई नया कैरेक्टर एक्वायर्ड कर लिया, और तो ये है ना नया कैरेक्टर उसकी प्रोजेनी में चला जाता है, मतलब काफी टाइम तक। जैसे मतलब ऐसे भी कहा जाता है कि जिराफ की लंबी गर्दन का कारण यही था, लेमार्क की थ्योरी। जिराफ लंबे टाइम तक अपनी गर्दन ऊंची करके फिर पेड़ के पत्तों वगैरह खाता था, तो उसकी गर्दन लंबी होती गई और ये कैरेक्टर उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता गया। एग्जाम्पल, अब मान लो कि कोई व्यक्ति पहलवान है तो उसका बेटा भी पहलवान होगा, कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसका बेटा कमजोर होगा। विजमैन है ना, फिर एक साइंटिस्ट है विजमैन, जिसने इस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। उसने क्या किया, उन्होंने लगातार 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी और अगली पीढ़ी में देखा कि चूहा बिना पूंछ का प्रेजेंट होता है या नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम हर बार उसको अगली पीढ़ी में चूहा पूंछ के साथ ही मिला, तो उन्होंने इस बेस पे इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। फिर अपनी फोर्थ है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। यह थ्योरी चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंग की बहुत छोटी प्रतियां, मतलब बॉडी का हर पार्ट है ना, उसकी बहुत छोटी छोटी कॉपीज होती है ना, वो जिन्हें अपन है ना जेम्यूल्स कहते हैं। जेम्यूल्स कहा जाता है। वो ब्लड स्ट्रीम, रक्त प्रवाह होता है ना, उसके साथ अपने सेक्स ऑर्गन उनमें चला जाता है।
ये जेम्यूल्स युग्मकों में एकत्रित हो जाते हैं, जो अपने गैमेट्स होते हैं ना उनमें एकत्रित हो जाते हैं एक साथ। निषेचन के बाद ये जेम्यूल्स होते हैं ना वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में चले जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रोसेस होती है ना उसके बाद जो जेम्यूल्स होते हैं ना वो बॉडी के हर पार्ट में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित अंग का निर्माण होता है। हर कॉपी है ना एक मतलब कैरेक्टर रखती है, किसी से हाथ का निर्माण, किसी से पैर का, जिसके परिणाम स्वरूप इससे एक मानव का निर्माण होता है। और एक डिफेक्टिव जेम्यूल मतलब एक दोषपूर्ण जेम्यूल है ना तो उससे एक दोषपूर्ण अंग का निर्माण होगा। इस थ्योरी को साइंटिफिक बेस ना होने के कारण इस थ्योरी को भी इसका भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, इस कारण इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अपनी फिफ्थ लास्ट थ्योरी है वो है जर्म प्लाज्म की थ्योरी। ये विजमैन द्वारा प्रस्तावित की, विजमैन ने दी थी ये थ्योरी जर्म प्लाज्म की थ्योरी। इनके अनुसार शरीर के उत्तक होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म में क्या होते हैं, वो होते हैं प्रजनन कोशिका, अपने जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है ना उनको संदर्भित करता है, जो युग्मक का उत्पादन करता है। जर्म प्लाज्म होते हैं ना वो युग्मक का निर्माण करते हैं और यही है ना अपने मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें ये काम आता है बस। सोमेटोप्लाज्म होता है ना वो शरीर के अन्य सभी उत्तक इसमें शामिल होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उससे इसका संबंध नहीं होता। जर्म प्लाज्म के माध्यम से ही लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है। जर्म प्लाज्म में कोई भी परिवर्तन होता है ना तो वो अगली पीढ़ी में परिवर्तन का कारण बनेगा। सोमेटोप्लाज्म होता है ना उसका इससे कोई संबंध नहीं होता। जर्म प्लाज्म है ना उसमें कोई भी परिवर्तन होता है ना तो अगली पीढ़ी है ना उसमें भी परिवर्तन मिलेगा अपन को। यह थ्योरी व्यापक रूप से स्वीकृत की गई। इस थ्योरी को है ना बहुत बड़े रूप में स्वीकार किया गया था। फिर ये होता है अपना प्री मेंडेलियन कंसेप्ट। मेंडल से पहले के जो कंसेप्ट था ना वो अपन ने पढ़ लिया। अब आता है पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट। मेंडल था ना उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ अवधारणाएं दी थी तो उनको पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। आनुवंशिकता के मूल सिद्धांतों की सबसे पहले खोज किसने की थी? मेंडल ने 1866 में की थी। फिर जो मेंडल ने अवधारणाएं दी थी ना उनको 1900 में 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने उसको फिर से खोज की। उनकी रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिस वॉन सेमार। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की जो थ्योरी थी ना उसको रीडिस्कवर किया था। बाद में इन सिद्धांतों को कई वैज्ञानिकों द्वारा, फिर इसके बाद ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसको और अधिक स्पष्ट और कंफर्म किया था, इसको और अधिक अच्छे से समझाया था। बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे इसके बाद और कुछ आनुवंशिकता की नई अवधारणाओं की खोज की थी, जिसमें 9-10 है जो अपन पढ़ेंगे इनको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लिथल जीन, मल्टीपल एलील्स, जीन इंटरेक्शन, लिंकेज, पॉलीजेन्स, प्लियोट्रोपिक जीन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट्स। ये है पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट जो मेंडल के बाद दिए गए थे साइंटिस्टों द्वारा। इन कंसेप्ट को अपन अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।